Good morning, students. We are discussing the first chapter of political science, and we have already covered few topics. We have seen the functions of constitution. There are four functions which are mentioned here, and those four functions we have gone in detail and studied. We saw that the first function is to make a set of rules. That is the function of constitution. Then obviously there were other functions that it obviously gives power to the government. Then it also limits the powers of the government and the citizens. Okay, the fourth function of our constitution is to enable the government to fulfill aspirations of a society. लोगों की जो उम्मीदें हैं जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो चीज़ अचीव हो सके वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है. नॉट ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस, द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरुआत में बने लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका और फ्रांस, उनमें ये प्रोविजंस नहीं है. बट जो लेटर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, दीज कॉन्स्टिट्यूशंस उसमें things like directive principles are also there which are a direction to obviously meet the aspirations of the people. लोगों की जो उम्मीदें हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, जो लोगों की उम्मीदें थी कि किस तरह का देश का निर्माण वो करना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें जो उनकी सोसाइटी में हैं उन्हें वो ख़त्म करना चाहते हैं, एंड क्या पॉजिटिव चीज़ें वो सोसाइटी में लाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, those things have also been included in the constitution. All this we have already done. We also saw that constitution gives fundamental identity to a person. We are Indians. ये identity हमें मिलती है हमारे constitution से. Not that we just belong to a region. हम यूपी के हैं केवल यही नहीं, बल्कि we are Indians and we all are Indians. and वो एक Indianness और Indian होने की जो identity है वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है. बिकॉज ऑल पीपल इन दिस कंट्री आर बीइंग गवर्न्ड बाय अ सिंगल सेट ऑफ रूल्स. इसी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए पूरा देश चल रहा है. पूरे देश में एक ही सिस्टम के तहत वो पूरा मैनेज हो रहा है, और इसीलिए हमें ये एक कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कि हम सब एक हैं, हमारे सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस एक हैं, भले ही हमारा कल्चर अलग हो, हमारी लैंग्वेज अलग हो, बाकी चीज़ें भले ही अलग हो, बट वी ऑल आर वन. हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, वी आर ऑल इंडियंस, और ये आइडेंटिटी हमें मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. तो ऑब्वियसली ये फंक्शन भी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इट शुड गिव दैट आइडेंटिटी टू इट्स सिटीजन्स. इसमें आइडेंटिटी बहुत पॉलिटिकल एंड मॉरल आइडेंटिटी हमें प्रदान करता है कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, now we are coming to more realistic things. Constitution क्या है? What is a constitution? How effective is a constitution? There are a lot of countries which are democratic countries and उन सब में constitution है. तो all the constitutions of all these countries, are they effective? Okay, in the same manner, या कोई ज़्यादा effective है, कोई कम effective है, that will be learning. Is a constitution just? क्या वो जायज़ है, क्या वो सही है, क्या वो फेयर है? Okay, we'll go into these questions. First, let us try and understand. Let's define what a constitution is. Constitution किसे कहते हैं? Okay, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है. Constitution एक डॉक्यूमेंट होता है, and it is a document that comprises a number of articles. ये articles, ये नियम कानून, ये laws, ये आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये आर्टिकल्स होते हैं, लाइक हाउ द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड, व्हाट पावर शुड दे हैव. यही जो फंक्शंस हैं इन्हीं सबसे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं. ये बेसिकली डॉक्यूमेंट है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. बट फ्यू कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, इनका केस डिफरेंट है. If we see, then democracy actually started in the United Kingdom. We always talk about American War of Independence. हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद फ्रांस उनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एंड इट
looks like as if they were the first democratic countries, but in real sense it was the United Kingdom. The process here was different. यहाँ revolution नहीं हुआ, यहाँ पर it was a slow process. 1688 में कुछ बदलाव हुए and slowly ये changes होते रहे. वहाँ पर पहले absolute monarchy थी, सारे powers monarch के पास थे, फिर वो monarch से power parliament के पास आए and slowly those powers were transferred and यहाँ पर कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, यहाँ कोई ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल, कोई नेशनल मूवमेंट नहीं हुआ जिसके बाद सभी लोगों ने बैठकर एंड कुछ समय में एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया हो. यहाँ पे देयर आर सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. लंबे समय में इनके नए आर्टिकल्स आते गए, नियम बनते गए और उन सब नियमों को, उन सब आर्टिकल्स को, उन सब डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं. तो यहाँ पर कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है. यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं. यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट, ओके, दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फिर वहाँ पे क्या है? रादर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस. वो जो कि डिसीजंस उन्होंने लिए, ओके, उन डिसीजंस के आधार पर भी उसको भी एक तरीके से लॉ मान सकते हैं. ओके, दैट फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये होते आ रहा है, इसे हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं. ओके, दैट विल यू विल बी लर्निंग लेटर ऑन कि कोई चीज़ तो होती है लॉ जो कि लिखा होता है, वो दैट इज लॉ, बट सम थिंग्स आर लाइक प्रेसिडेंट्स. लाइक आई कैन से दैट ऑन 26 जनवरी, अगर इंडिया के केस में एग्जाम्पल है, then on 26 January we see that the parade passes through India Gate. Okay, in fact 26 January का जो function होता है वो India Gate पर होता है. Whereas 15th August the function takes place at Red Fort in Delhi. Okay, now why is it so? Is it a law? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? क्या कोई कानून है? क्या हम 26 जनवरी का फंक्शन रेड फोर्ट पर नहीं कर सकते? या फिर इंडिपेंडेंस डे की स्पीच क्या इंडिया गेट से नहीं हो सकती? हो सकती है. इट्स नॉट अ लॉ, बट ये प्रेसिडेंट बन चुका है. ऐसा ही होते आया है इतने सालों से. दैट इज वाई वी विल कंटिन्यू टू डू देम. ऐसा बहुत कुछ है इंग्लैंड में, इसी तरह से वो चलता है क्योंकि उनके जो पुराने डिसीजंस पहले वो लेते रहे हैं, उन्हीं डिसीजंस के आधार पर वो आगे भी डिसीजंस लेते हैं. तो उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें. जैसे हमारे पास एक बुक के फॉर्म में एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसे हमने अडॉप्ट किया था इन 1949, जिसे हमने इन्फोर्स किया, जिसे हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को. तो वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है हमारे पास. ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है यूनाइटेड किंगडम के पास. यूनाइटेड किंगडम का ये रेयर एग्जाम्पल है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव गॉट रिटेन सिंगल डॉक्यूमेंट जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और जो कि बताता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, क्या राइट्स होंगे, बाकी सारी चीज़ें जो उनके फंक्शंस हैं. ओके, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ओके, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम देखेंगे. मोड ऑफ प्रोमलगेशन. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया है, किसने बनाया है, दैट इज कॉल्ड promulgation. Okay, how it was constituted. Okay, so promulgation is how a constitution is made. ये कैसे अलग अलग कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाए, उनको क्या अथॉरिटी थी, उनको किसने ऑथराइज किया कि भाई आप ही बनाइए, और उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी लोग क्यों माने. एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो 1950 में जो स्टार्ट हुआ, उसे आज हम 2021 में क्यों माने. उन लोगों ने जिन्होंने बनाया, उन्हें किसने अथॉरिटी दी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आज प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट में हम उसे क्यों माने. ये कई सारे सवाल उठते हैं, इन्हीं पर हम डिटेल में देखेंगे. सो मोड ऑफ प्रोमलगेशन, कौन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे हैव बीन ड्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम. उनके पास लोगों का सपोर्ट नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन वो बना रहे हैं लेकिन लोगों का सपोर्ट नहीं है उनके पास. या तो वो डिक्टेटर है, कोई मिलिट्री रूलर है, एंड दे आर नॉट पॉपुलर. लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते, लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लोग उन्हें लीडर नहीं मानते, बट बाय फोर्स दे हैव बिकम लीडर्स, और दे आर मिलिट्री रूलर्स, एंड
ये वर्क नहीं करते हैं, लोग उन्हें नहीं मानते हैं, एंड दे डू नॉट प्रूव टू बी सक्सेसफुल बिकॉज द पीपल हु आर मेकिंग शुड हैव द अथॉरिटी ऑफ अदर पीपल। वो लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उनके पास किसी तरह की अथॉरिटी होना ज़रूरी है, उन्हें लोगों का सपोर्ट, उन लोगों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, एंड तभी उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत होगी, एंड दैट विल बी ऑब्वियसली अ काइंड ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। 3 कंट्रीज़ का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल माने जाते हैं बिकॉज दोज कॉन्स्टिट्यूशंस which were made after some popular national struggle। जब देश में किसी तरह की कोई लड़ाई लड़ी हुई, कोई मूवमेंट हुआ हो किसी देश में, इट डज नॉट मीन कि कोई फॉरेन फोर्स के साथ ही, जैसे हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाया, हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था और उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दैट इज़ नॉट द केस इन एवरी कंट्री। हम नेपाल में देखेंगे कि वहाँ पर लड़ाई उनकी किसी आउटसाइड फोर्स के साथ नहीं थी, बल्कि अपने ही मुनाक, अपने ही राजा के साथ थी। तो वहाँ पर भी एक पॉपुलर स्ट्रगल हुआ है, वहाँ पर भी एक पॉपुलर मूवमेंट हुआ, बट वो मूवमेंट और हमारा मूवमेंट डिफरेंट है। आर मूवमेंट वॉज अगेंस्ट दी फॉरेन फोर्सेस, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लड़ रहे थे, एंड नेपाल में दे वर फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन किंग। ओके, तो नेपाल का भी विल गो इनटू डिटेल्स। सो दी कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर सक्सेसफुल, हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका, इंडियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। रीजन ये भी है कि दीज वर द कॉन्स्टिट्यूशंस which came up after a popular national struggle। इन तीनों ही कंट्रीज में हम देखते हैं वहाँ पर मूवमेंट्स हुए, वो सक्सेसफुल हुए अचीव करने में, एंड उसके बाद फिर जो लोगों की उम्मीदें थी उन सबको उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के आधार पर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना। सच कॉन्स्टिट्यूशंस आर सक्सेसफुल which were created in the aftermath, means after the aftermath of popular national movements। जिन देशों में नेशनल मूवमेंट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका, दोज कॉन्स्टिट्यूशंस आर मोर सक्सेसफुल देन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलर स्ट्रगल नहीं हुआ है। वी आर नॉट सेइंग कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गए हैं। यूनाइटेड किंगडम इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक दिन का बना हुआ नहीं है, एक पर्टिकुलर डेट पर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका। But there are a lot of countries, in some countries their constitution is not that successful as they are successful in India, South Africa and America। तो just a comparison है कि उन countries में जहाँ पर national struggle के बाद constitution बने हैं, वो constitutions ज़्यादा successful हुए हैं। Okay, like India's constitution was formally created by Constituent Assembly। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज़रूर ब्रिटिशर्स के समय में ही इस्टेब्लिश हो गई थी, 1949 में ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, 46 बिफोर वी गेन इंडिपेंडेंस। तो दिसंबर 1946 हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम December 1946 एंड द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड इन December 1949। ओके, तो ये 3 साल के पीरियड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर हमने उसको कुछ 2 महीने बाद हमने उसको अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 को हमने उसे इन्फोर्स किया, और अब तो हमने 49 नवंबर में कर लिया था इनफैक्ट। ओके, सो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 ये है पीरियड जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। It drew upon a long history of national movement। The constitution drew enormous legitimacy। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कौन कौन लोग शामिल थे, ओके, उन्हें कैसे चुना गया था, दैट वी विल सी। ओके, इट वाज ड्रॉन अप बाय पीपल हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी। इनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल थे जो कि उस नेशनल मूवमेंट का हिस्सा थे, लोगों के ऑलरेडी वो पॉपुलर लीडर्स थे और ये उनके द्वारा बनाए हुए थे। B.R. Ambedkar was there, Dr. Rajendra Prasad was there, Jawaharlal Nehru was there। There were a lot of people who participated in the making of constitution। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हम देखते हैं वही लोग हिस्सा बने ज़्यादातर जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन था, जो ऑलरेडी पब्लिक सपोर्ट जिनके पास था, इसलिए उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन वो पब्लिक सपोर्ट ऑब्वियसली होना ही है, बिकॉज दे हैव बीन मेड बाय पॉपुलर लीडर्स। दे कमांडेड रिस्पेक्ट बाय अ वाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ज़्यादातर सोसाइटी इन लोगों को रिस्पेक्ट ऑलरेडी देती थी, ये कोई न्यू पीपल नहीं थे,
whom public did not know. They were इस freedom struggle से निकल कर आए थे लीडर्स. So that is why उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. That is why it is legitimate. नॉर्मली हम कुछ केसेस में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद उस पर रेफरेंडम होता है. यू विल कम अक्रॉस दीज वर्ड्स रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, और ये थोड़ा डिफरेंट होता है. लॉ जब बनता है पार्लियामेंट में, जब लॉ पास होता है तो वहाँ पे लोग वोट करते हैं एंड जो ज़्यादातर लोग कहते हैं उसके आधार पर कानून बन जाता है. बट समटाइम्स द कंट्री डिसाइड्स टू क्रिएट अ रेफरेंडम. ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर होता है रेफरेंडम. जैसे ब्रिटेन में रेफरेंडम हुआ था कि क्या उन्हें यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए. पब्लिक से येस एंड नो में जवाब मांगा एंड पब्लिक ने आंसर दिया येस, छोड़ देना चाहिए. एंड इसके बेसिस पर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया. इफ यू डू नॉट नो, यू बी स्टार्टिंग इन क्लास 12th, यू नीड टू नो व्हाट यूरोपियन यूनियन इज. इसे ब्रेक्सिट कहा जाता है. एंड इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत ट्रिकी चीज़ है एंड यू मस्ट स्टार्ट looking into the newspapers and international news so that you are aware of what is happening around the world. Try and find out what Brexit is, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ. ये एग्जाम्पल है about Britain exiting the European Union. So what is European Union? Why Britain exited? एक important topic है for you to understand. Okay. So कई जगह पर रेफरेंडम होता है. I told you जैसे कि ब्रिटेन में हुआ, कुछ और भी रेफरेंडम होते हैं. बट रेफरेंडम में पूछा गया, रेफरेंडम में वी आर आस्किंग एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. अडल्ट से ही पूछते हैं, जैसे वोट अडल्ट को मिलता है, वोटिंग राइट्स अडल्ट को मिलते हैं, वैसे ही रेफरेंडम में भी हम एक तरीके से एक पेपर होता है, उसका देयर इज अ क्वेश्चन एंड वी हैव टू जस्ट आंसर इट येस एंड नो. उसके बेसिस पर कितने परसेंटेज ऑफ पीपल दे हैव सेड येस एंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल हैव सेड नो, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद कई कंट्रीज में उस पर रेफरेंडम होता है. वो कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इट शुड बी अडॉप्टेड, ये सही है या गलत है, इसके इट इज अप्रूव्ड बाय द पीपल. ओके, इंडिया के केस में वी डिड नॉट गेट अ कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड बाय द पीपल. शायद उसकी जरूरत ही नहीं थी, because the people who were making, they were already approved by the citizens. हम already जवाहरलाल नेहरू को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर या बाकी लीडर्स को हम ऑलरेडी अप्रूव कर चुके थे कि येस दे आर दी लीडर्स, और हम उन्हें लीडर मान चुके थे. तो फिर उनके बनाए हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा से रेफरेंडम कराने की जरूरत नहीं थी. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में देयर हैज बीन नो रेफरेंडम because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular. Now you must be wondering, Constituent Assembly did not have Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was the most popular leader of the national struggle, father of the nation, सबसे important personality freedom struggle की. एंड हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो वो 299 लोग बैठकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जिन्होंने बनाया, उन 299 में महात्मा गांधी का नाम नहीं है. There are lot of big names, but the name of the most popular leader is missing. What do we assume कि महात्मा गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उससे कोई लेना देना नहीं है? क्या उनकी जो सोच थी, जो वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो चीज़ उसमें शामिल नहीं है? The answer is ऐसा नहीं है. Even though Mahatma Gandhi was not part of the Constituent Assembly, leaders they were constantly in touch with महात्मा गांधी. जब भी कोई डिस्कशन होता था, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, all these leaders, सरदार पटेल, नेहरू and everyone, they were taking advice from Mahatma Gandhi, and whatever Mahatma Gandhi wanted, that was being included in the constitution. Untouchability को बैन किया गया. This is obviously because of Mahatma Gandhi. Okay, he wanted lot of things, but he was not there. But those things were included in the constitution through the leaders who were constantly in touch with him. So महात्मा गांधी के जो principles, जो ideals जो हैं, वो included हैं. He wanted that Hindi should become the national language. Obviously इस पर बहुत लंबी debate हुई, बहुत इस पर विवाद भी हुआ, and Hindi could not become the national language. उसका logic भी है, because only 40% of Indians speak Hindi. तो बहुत सारी चीज़ें जो गांधी चाहते थे वो नहीं भी हो पाई, because the maximum number of people they
बट कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसान भी नहीं है कि एक बार एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और फिर वही डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए परमानेंट डॉक्यूमेंट हो गया है, उसी पे हम उसी के बेसिस पे कंट्रीज आर बीइंग गवर्न। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 1950 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स होने के बाद अभी तक चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। यस, अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें, लेकिन अमेंडमेंट्स करना कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी चीज़ को बदलना है, किसी चीज़ को हटाना है कॉन्स्टिट्यूशन में से या किसी चीज़ को इंक्लूड करना है तो वो चीज़ हो सकती है, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार हो चुके हैं। बट वो जो डॉक्यूमेंट जो कि 1950 में बना वो आज भी रिलेवेंट है, आज भी इन्फोर्स हो रहा है। Whereas let's take an example of Nepal. Since 1948, same period of Indian independence war, Nepal has had 5 constitutions. उनके यहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं। 48 में, then 1951, then 1959, then 1962, and then 1990. बट ये कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? Why एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनते जा रहा है? Because all these constitutions were granted by the king of Nepal. इन सब की अथॉरिटी किंग ऑफ नेपाल थे, लोगों के द्वारा नहीं था। That is why they did not become successful. Okay, but then जो present उनका constitution है, in 2008 Nepal emerged as a democratic republic after abolishing the monarchy. जब 2008 में नेपाल में monarchy खत्म हो गई, उसके बाद फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015, जो कि अब उनका चल रहा है। होपफुली दिस इज सक्सेसफुल, क्योंकि ये लोगों का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें लोग जो चाहते थे वो चीज़ें होंगी। और जो इससे पहले जो 5 कॉन्स्टिट्यूशन थे दे वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वर ऑब्वियसली इफ नॉट मेड देन ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में जस्टिस प्रदान नहीं करता, कोई परफेक्ट जस्टिस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। द मोर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा सक्सेसफुल होने की उम्मीद है? जो अपने लोगों को ज़्यादा फ्रीडम और इक्वालिटी देगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है दैट इट प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, एंड जितना ज़्यादा ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट आई विल बी कवरिंग इन दिस इन टुडेज क्लास, एंड देन ऑब्वियसली वी कैन गो इनटू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, वो हम स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे। बट देयर इज वन मोर क्वेश्चन, शुड द कॉन्स्टिट्यूशन बी वेरी रिजिड और शुड इट बी वेरी फ्लेक्सिबल? ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल वर्ड दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। रिजिड का मतलब है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जिसको बिल्कुल बदला नहीं जा सके, जिसके किसी भी चीज़ को बिल्कुल बदल ना सके। अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ओके, अगर सब कुछ बदला जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो बहुत फ्लेक्सिबल कहलाएगा। इफ आई कंपेयर इट विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम कंपेयर करें इस आधार पर, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सब पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम उसकी जो कोर चीज़ें हैं, ओके, जो उसके मेन प्रिंसिपल्स हैं, लाइक फेडरलिज्म, लाइक सेक्युलरिज्म, लाइक द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, ये कोर वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और इनको बदला नहीं जा सकता। तो उस मामले में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड दिखता है हमें। बट अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसको बदला जा सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं क्योंकि 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल है, तभी तो उसमें बदलाव हो रहे हैं। बट नॉट एवरीथिंग यू कैन चेंज, यू कैन नॉट सिंपली से फ्रॉम टुमारो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर बीइंग टेकन, इस तरह का कोई लॉ नहीं बन सकता। तो जो मेन प्रोविजंस हैं, ओके, दैट देयर विल बी सेपरेशन ऑफ पावर्स, इलेक्शन कमीशन होगा, वो इलेक्शन कराएंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे लोगों के पास, फेडरल स्ट्रक्चर होगा इंडिया में, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री होगी, ये सब जो चीज़ें हैं इनको कोर वैल्यूज, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है एंड इनको नहीं बदला जा सकता। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ अ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो ये बहुत रिजिड है ना ही ये फ्लेक्सिबल है।
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको बदला ना जा सके, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको बदला जा सके। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से बीच में प्लेस करेंगे, इसके कुछ प्रोविजंस तो रिजिड हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, और बाकी प्रोविजंस फ्लेक्सिबल है जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। So that is where I leave this class, okay? And then in the next class we'll be coming to our constitution, ये कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर्स थे एंड कितने दिन लगे, डिबेट्स कितने दिन चली, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फिर फाइनली बनकर आया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई, इसमें कौन लोग आए, किस बेसिस पर आए, किन लोगों को चुना गया